पहले दिन इतने बच्चे और अगले दिन बच्चे। बेटा वो पेपर का चक्कर है ना, बहुत सारे ऑनलाइन है, 8-10 ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है। पहले दिन इसीलिए अभी बच्चे इसीलिए कम है कि तो फिजिक्स का पेपर है कल ज्यादातर उसके चक्कर में, ठीक है ना। अच्छा जी, तो एंटीवायरस का समझ में आया जो मैंने बात की कि एंटीवायरस अब क्लीन में क्या होता है, वो कोशिश करता है कि फाइल से वायरस का कोड रिमूव करवा दे, लेकिन ये हर दफा पॉसिबल नहीं होता। समटाइम वायरस इतना ज्यादा इफेक्ट कर चुका होता है कि वो पूरी फाइल ही इफेक्ट हो चुकी होती है, तो हमारे पास क्लीन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। देन वी लेफ्ट अप द टू ऑप्शन, डिलीट और परमानेंट क्वारंटाइन। डिलीट के अंदर सिंपल उस फाइल ही को उड़ा दो, लेकिन ऑब्वियसली हाँ ग्रीन है वो भी, ओके ओके। उसका मतलब उस फाइल को परमानेंटली हम क्या कर दें, हटा दें। लेकिन ऑब्वियसली वो अगर इंपॉर्टेंट फाइल है, जैसे कि मेरे नोट्स की फाइल है, अगर इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वायरस आ जाता है, विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिलीट दैट फाइल। मैं उसको रिपेयर करके ही चलाता रहूंगा। जब रिपेयर करूंगा, देखो जैसे मैंने बताया था ना कोई चैप्टर 2 वाली फाइल उसमें वायरस आया, अब वो वायरस ने क्या किया, सर्टेन एरिया में उसने खराब कर दिए सारी के सारी। मैं रिपेयर करता हूँ, लेकिन वो हर दफा कुछ चीजों के साथ आ रहा होता है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली तो रिपेयर डिलीट का ऑप्शन हो गया। अब फाइनली अगर मैं डिलीट भी नहीं कर सकता, डिलीट कैसी फाइल को कर सकता हूँ, मैंने इंटरनेट से कोई गाना डाउनलोड किया हुआ है, वायरस आ जाए मैंने डिलीट कर देना, मुझे क्या दोबारा आ जाएगा, 10 सोर्सेज अवेलेबल। लेकिन इस तरह की फाइल जो कि मेरा अपना डेटा है, दैट इज बिकम अ रियल पॉसिबिलिटी कि वापस है। इस तरह की फाइल को मैं क्वारंटीन का ऑप्शन देता हूँ कि वो फाइल सिस्टम में रहे, क्वारंटीन रहती है, समटाइम यूजेबल होती है, समटाइम यूजेबल स्टेट में नहीं होती है। वी वेट फॉर एंटीवायरस अपडेट की कोई अपडेट आ जाए और ये फाइल क्या हो सके, किसी भी तरह रिकवर हो सके, लेकिन हम ये ज्यादा लंबा ऑप्शन नहीं चलाते। इज इट क्लियर? एंटी परमानेंट क्वारंटीन कर दिया। जब मैं क्लीन भी नहीं कर सकता और डिलीट करना नहीं चाह रहा, तो थर्ड ऑप्शन रिमेन्स परमानेंट क्वारंटीन, दैट इज कि मैं फाइल को अपने सिस्टम में रखूं, लेकिन वो फाइल किसी को इफेक्ट ना करे, लेकिन वो यूजेबल नहीं होगी, बहुत ही कम यूजेबल होती है। और वी जस्ट वेट कि कोई अपडेट आ जाए, कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए। Anti-spyware software क्या होते हैं? Anti-spyware software is a software that gather information by monitoring user activities carried out on their computer, looks for the typical feature which are usually associated with the software, thus identifying any potential threat issue. File structure. In this case, there are certain file structure associated with the file structure का मतलब कुछ फाइल एक्सटेंशन होती है, जैसे .py की एक्सटेंशन आ गई, ये होती है जिससे हमें लग रहा होता है कि ये क्या है, ये एंटी स्पाईवेयर कंटेंट की भी। तो इन तरह की चीजों को रिमूव। पोटेंशियल क्या होता है, एक फाइल है जो कि फॉर्म का डेटा ब्रॉडकास्ट कर रही है, जो कि फॉर्म का डेटा ब्रॉडकास्ट कर रही है। तो ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है, डेटा मेरा वो फॉर्म का फाइल नेटवर्क पे भेज रही है। तो क्यों भेज रही है मैं तो नहीं, इसका मतलब ये एक तरह का पोटेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं वेरीफाई करता हूँ। जब मैं ईमेल खोलते वक्त अपना आईडी और पासवर्ड डालता हूँ, तो मैं बेसिकली अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ कि भाई ये ईमेल मेरा ही है। लेकिन पासवर्ड बिकमिंग द लोएस्ट लेवल ऑफ द सिक्योरिटी। ऑल्दो हम पासवर्ड में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, हम अपर केस लोअर केस बहुत कुछ करते हैं, बट स्टिल ब्रूट फोर्स अटैक जैसे मेथड्स के पास इट बिकमिंग अ लोएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इसकी वजह से वो हमने और दूसरे ऑथेंटिकेशन मेथड्स जैसे बायोमेट्रिक, टू स्टेप, क्रेडिट कार्ड एंड होटल कार्ड। यूजर नेम पासवर्ड आप सबको पता है, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, आईडी डालो, पासवर्ड डालो, आप एक्सेस करो। दैट इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट जो मेथड होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की टिप्स यही है, अपर केस लोअर केस, ठीक है जी, अपर केस हो लोअर केस हो, एंड इसके साथ साथ जो है इसके वो जो भी सारे हमें पता है बहुत कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो। बायोमेट्रिक क्या होता है, याद रहे बायोमेट्रिक से हमें लगता है कि बायोमेट्रिक जो है वो सिर्फ फिंगरप्रिंट है। बायोमेट्रिक सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं होता। बायोमेट्रिक कैन इंक्लूड एनीथिंग दैट ऑथेंटिकेट थ्रू ह्यूमन एट्रीब्यूट।
Human attributes, that could be voice, that could be retina, that could be DNA even, right? और एक मिनट रुकिएगा, कोई और ये निकालेगा कि देखो ठीक है जी। That could be retina, ठीक है जी। Okay. Okay. That could be retina, voice और face, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है। इवन डीएनएस भी यूज होने लगे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द बायोमेट्रिक। फिंगरप्रिंट में क्या देखता है वो, इनको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, वी कॉल देम रिजेस एंड द वैलीज। व्हाट वी कॉल देम, द रिजेस, जो ग्राउंड पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजेस एंड द वैलीज। तो फिंगरप्रिंट में क्या करता है, पैटर्न ऑफ रिजेस एंड द वैलीज। रेटिना में क्या करता है, ब्लड वेसल्स, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है, पैटर्न ऑफ उसका ब्लड वेसल जो होता है वो उसको कंपेयर करता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि पासवर्ड में होता है, पहली दफा पासवर्ड क्रिएट करते हैं। बायोमेट्रिक में क्या होता है, पहली दफा आप अपना एट्रीब्यूट रिकॉर्ड करवाते हैं। कहीं पे जाओगे पहली दफा वो आपसे अंगूठा रखवा लेगा, अगली दफा वो वेरीफाई करेगा। फेस में जाओगे पहले फेस रजिस्टर्ड होता है, राइट, क्रिएट तो नहीं करेंगे, वो तो हमारे पास है, हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लगाते हो तो करंट इमेज को स्टोर्ड इमेज के साथ कंपेयर करता है, ऑथेंटिकेट करता है। पासवर्ड में भी यही होता है, पासवर्ड क्रिएट हो गया, जब आपने पासवर्ड टाइप किया वो टाइप पासवर्ड को स्टोर्ड पासवर्ड से कंपेयर करता है। तो फिंगरप्रिंट में रिजेस एंड द वैलीज, रेटिना में ब्लड वेसल्स, पैटर्न ऑफ द ब्लड वेसल्स, फेस के अंदर फेशियल एट्रीब्यूट्स, फेस के अंदर क्या होंगे, फेशियल एट्रीब्यूट, और वॉइस के अंदर वेव पैटर्न, वॉइस का जो पैटर्न होता है, इन चारों को वो कंपेयर कर रहा होता है। ये सारे मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत कॉमन है, सबको पता है। जब हम लगा देते हैं तो इवन वी राइट एंटर द करेक्ट पासवर्ड, हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, एक कोड आता है, या हमारे मोबाइल पे बात होगा तो मेथड वेरिफिकेशन का बोलता है कि यस प्रेस करो तो यू लॉग इन टू दैट सिम। अगर आप यस करते हो तो आपकी वेबसाइट लॉग इन हो जाती है, वरना वो लॉग इन नहीं होती। तो ये नहीं, और वो फिर टेक्स्ट मैसेज आ जाता है जिसमें आप यस कर देते हो, या फिर वो पिन आता है जो कि आपने डालना पड़ता है, वो ट्विस्ट। फोर्थ वन बड़ा मजेदार है, क्रेडिट। अब तक हमने जो तीनों पढ़े उसमें जो भी चीज थी वो कोई भी फिजिकल नहीं थी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कार्ड को फिजिकल कर दिया, यानी कि बंदे के पास वो कार्ड होगा, कार्ड विल बी एक्टिंग एज अ यूजर आईडी एंड देन देयर इज अ पिन। एटीएम में क्या होता है, एटीएम में कार्ड ही वेरिफिकेशन है ना, वो मैं डालता हूँ तो कार्ड जिसके पास है उसके बाद मुझे पिन चाहिए होता है। नाउ हैकर का इसका मतलब है कि हैकर को ना सिर्फ सॉफ्टवेयर वाइज होगा ना, फिजिकली भी एक्सेस करना पड़ेगा, कार्ड वार्ड छीनना पड़ेगा, कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो दैट इज बिकमिंग another level of the security, कि अब मुझे फिजिकली भी वो चीज चाहिए। तो होटल वगैरह में अक्सर जगहों पे क्या होता है कि वो कार्ड दे देते हैं, कार्ड ठीक ही जगह पे कार्ड लॉक होता है, आप कार्ड स्वैप करते हो फिर पिन डालते हो, लॉक खुल जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सारे मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन ही। बड़ी कंपनीज में लैपटॉप के अंदर कार्ड रीडर होता है और वो अपना कार्ड लॉग इन करेगा, बंदा जो एम्प्लॉय कार्ड है वो लॉग इन करेगा और फिर पासवर्ड डालेगा। तो अगर लैपटॉप फिजिकली भी चोरी हो जाता है तो स्टिल वो जब तक कार्ड नहीं है तो किसी काम का नहीं। समझ में आ गई? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कंपनीज क्या करती है, मैंने एक चीज बताई थी आपको व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में। व्हाइट हैट हैकर्स कौन से थे, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, कल तुम लोगों ने कॉल लगे ऑनलाइन क्लास कर। व्हाइट हैट हैकर कौन होते हैं, जो कंपनी को हैक करके फिर उसके फ्लॉस के बारे में उनको बताते हैं। अब कंपनी को फ्लॉस कैसे सही करेगी, सही करने के बाद वो क्या भेजेगी, आपको अपडेट्स भेजेगी। अपडेट सिक्योरिटी भी होते हैं और फीचर अपडेट भी होते हैं। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट अनेबल नहीं किया हुआ और वो अपडेट्स आ रही हैं और आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ, दैट मींस योर सिस्टम इज स्टिल वल्नरेबल फॉर द हैकर। तो इसीलिए हम जब बोलते हैं कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट इज बेसिकली ensure that application, operating system, online virus and other computer piece of software are all, अच्छा
अपडेट सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंटीवायरस हर हफ्ते भेजता है वायरस इंफॉर्मेशन अपडेट, जिसमें सारे नए वायरस की डिटेल होती है। अब अगर मैं वो अपडेट स्टोर नहीं कर रहा तो माई सिस्टम अगेन वल्नरेबल फॉर द न्यू वायरस। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी अपनी की हुई 90s में, उसके बाद तो पढ़ाई नहीं करा, तो जितने भी नए वायरस हैं कोविड जैसे पता नहीं कितने रोजाना वायरस, उसके बारे में तो क्योर ही नहीं कर सकता। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड अपडेट। स्पेलिंग टूल ऑब्वियसली ये फिशिंग फार्मिंग जैसी ईमेल है, जिसके अंदर जब आप देखते हो कि स्पेलिंग है या कोई टोन ऑफ द लैंग्वेज, कॉर्पोरेट लैंग्वेज का स्टाइल होता है और वो बड़े एक्सपीरियंस के बाद आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हैकर्स उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते। दे माइट बी वेरी गुड इन हैकिंग, दे माइट बी वेरी गुड इन कंप्यूटर स्किल्स, दे माइट नॉट एज गुड एज इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हैकर जो होते हैं वो व्हाइट कॉलर लोग नहीं होते, वो ऑफिस में नहीं गए हुए, तो वो जो ईमेल के कंटेंट है, ऑल्दो के चैट जीपीटी ने ये जिंदगी उनकी काफी आजकल आसान कर दी है, बट स्टिल द टोन एंड द पर्टिकुलर लैंग्वेज आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये लिखा हुआ we need to help to resolve issue with account, we have temporarily stop account। स्टॉप नहीं बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं नॉर्मली, स्टॉप अकाउंट इज समथिंग। ये इस तरह के वर्डिंग है जो आप शायद कॉर्पोरेट लेवल ईमेल्स के अंदर ना देखो। तो इस तरह की ईमेल्स को ऑब्वियसली जब हम फार्मिंग की बात करते हैं, फिशिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। लुकिंग एट दिस पार्ट, फायरवॉल अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आता है। फायरवॉल क्या करता है? इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट सिट बिहाइंड यूजर कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क इंटरनेट डिवाइस, और वो क्या कर रहा होता है? स्कैनिंग कर रहा होता है आईपी एड्रेस की, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आईपी एड्रेस की क्या कर रहा होता है? स्कैनिंग कर रहा होता है। और वो क्या करता है? रिजवान बैठा था वहां पे, रिजवान 11C वाला बैठा हुआ था भी। डरता है क्या जाना? कैसे है उसके पास? क्या वो विद्वान का आपको देते था? आपको क्यों? ओके, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल अगेन इट कुड बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अच्छा, स्कैनिंग करता है। एक काम क्या करेगा? स्कैनिंग करेगा। क्या स्कैन करेगा दिवेश? क्या स्कैन करेगा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस स्कैन करता है, और आईपी एड्रेस ये उस तरह के आईपी एड्रेस को ढूंढते हैं जिससे पता लगता है who is going in और who is going right। इसके अलावा एक चीज करते हैं, लॉग बनाता है। व्हाट इज लॉग बुक? लॉग बुक क्या होती है? समझ में? व्हाट इज लॉग बुक? लॉग बुक एक तरह का रिकॉर्ड होता है जो कि मेंटेन करता है। जब भी आपने देखा होगा अक्सर स्कूल के अंदर जब गेस्ट आते हैं तो जो गार्ड होता है वो क्या कहता है? वो कहता है भैया लिखो जरा अपना नाम लिखो, आईडी कार्ड नंबर। लॉग बुक का फायदा क्या होता है? दे एक्चुअली हेल्पफुल इन अ फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। मुझे पता लगा, मैंने देखा मेरे कंप्यूटर में ये फाइल 2 दिन पहले तक मौजूद थी, आज मौजूद थी, आज मैंने क्लास ली थी, मुझे कंफर्म था ये फाइल मौजूद थी। 2 दिन के बाद फाइल गायब हो गई। 2 दिन के बाद फाइल डिलीट हो गई, फाइल गायब हो गई। इसका मतलब ये कि मैं जो लॉग देखूंगा वो पिछले 2 दिन का देखूंगा, पूरे हफ्ते का देखने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है। और क्या करता है? अगर कोई आईपी बार बार कर रही है तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करता है कि दैट इज कमिंग। और फायरवॉल क्या करता है? रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है। व्हाट इट डज? इट ब्लॉक्स द रिक्वेस्ट। ठीक है जी। सो a firewall can be either software or hardware। याद कर लेना, firewall can be a software or hardware। It sits between the user computer and the external network and filters information in out। Firewall act as a primary defense to any computer system to help protect it from hacking, malware, phishing, and farming। Examine the traffic between user computer and a network and a public network। Check whether incoming or outgoing data meets a given set of criteria। हम क्या करते हैं? हम एक सर्टेन आईपीस को सर्टेन डेटा बता सकते हैं जो कि बाहर जा सकता है, और सर्टेन जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको मैं कर देता हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। जैसे स्कूल टाइम के अंदर हमें पता है कि स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू लीव। गार्ड को हमने क्राइटेरिया बता दिया, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा है वो इस टाइम तक बाहर नहीं जा सकता। दूसरा क्राइटेरिया बता दिया, स्कूल का बच्चा है लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं है तो अंदर भी नहीं आ सकता। सेट ऑफ क्राइटेरिया है एक टाइम के साथ।
So basically, this is how these things actually work. Check the data fails, the firewall will block the traffic. Certain criteria can be set so that the firewall can prevent. Okay, undesirable website, the firewall can keep a list of undesirable websites. The firewall can be software installed on a computer. In some cases, it is part of an operating system. Operating system का part भी होता है. Proxy server क्या होता है? एक तो एक चीज याद रखिएगा, प्राइवेसी सेटिंग. सॉरी, व्हाट इज प्राइवेसी सेटिंग? प्राइवेसी सेटिंग जैसे आप फेसबुक पे जब आप एक पोस्ट लगाते हो तो आप फिर उसको जब शेयर करने जाते हो तो आप देखते हो यार अम्मा को हटा दो, अब्बा को हटा दो, समथिंग लाइक पोस्ट करते हो. तो बेसिकली प्राइवेसी, तो मेकिंग श्योर थोड़ी कर रहे हैं. सही है. सो बेसिकली आप कह दोगे डू नॉट ट्रैक सेटिंग, अलाउ पेमेंट मेथड टू बी सेव. ओके, सेव फॉर ब्राउजिंग ऐप. ये बेसिकली अलग अलग चीज. प्राइवेसी का मतलब आप जा रहे हो कि कंटेंट कंट्रोल करना चाह रहे हो कि आपकी कौन क्या क्या चीजें आप करना चाहते हो और क्या क्या चीजें आप नहीं करना चाहते. आपने मैसेज दे दिया कि भाई मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन कभी भी सेव ना हो. क्लिक कर दिया, अपनी प्राइवेसी सेटिंग में डाल दी. यानी कि मतलब वो हर दफा पूछता है ना, डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड. आपने चेक लगा दिया प्राइवेसी सेटिंग के अंदर कि भाई मुझे अपनी आईडी पासवर्ड कभी भी स्टोर नहीं करवाना. मैंने कभी भी अपनी जो है ना वो कार्ड वाली चीजें या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करवाना. ये सारी सेटिंग्स क्या कहलाती है? प्राइवेसी सेटिंग. ठीक है जी. प्रॉक्सी सर्वर. अब एक चीज तो याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉक्सी सर्वर जो कि पेड होता है और जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है. हम लोग जो कॉमनली यूज प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक्स पे पाबंदी लगाई हुई थी और लोग अक्सर जो है वीपीएन वगैरह यूज करते थे. जो बेस्ट थिंग करता है प्रॉक्सी, वो क्या करता है? वो आपकी आईपी को हाइड कर देता है एंड दैट बिकम अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. ईद के दिनों में मैं बैंक में गया, एक बंदा जो है ना वो अजीब गंदे से हुलिये के अंदर, और उसके पास एक थैला था और थैला भी ऐसा ही कोई ऐसा लग रहा था मजदूर वाला था. उससे आ गया था और जब उसने डिपॉजिट करवाया तो वो तकरीबन जो है वो 58 लाख लेके आया हुआ था उस बैग के अंदर और वो अकाउंट भी उसका था. तो बेसिकली उसने क्या किया, अपनी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी बनाई किराटी जैसे शहर में, ताकि किसी को लगे ना कि इसके पास इतना अमाउंट हो. यानी कि अपने आप को डिस्गाइज करना. तो आईपी अगर मैं हाइड करके मैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया की आईपी बन के लॉक कर रहा हूँ तो कोई मुझे ट्रैक करना जरा उसको मुश्किल काम हो जाएगा. तो हाइडिंग आईपी कैन बी अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. वीपीएन मतलब वीपीएन नहीं होता है. प्रॉक्सी सर्वर एक और चीज करता है. प्रॉक्सी सर्वर 80% वही काम कर रहा है जो फायरवॉल करता है. फायरवॉल अनडिजायरेबल वेबसाइट की लिस्ट बनाता है, क्राइटेरिया के हिसाब से करता है. बेसिक दो डिफरेंस है प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल में. प्रॉक्सी सर्वर आपकी आईपी हाइड, तीन है. प्रॉक्सी सर्वर आपकी आईपी हाइड करता है. प्रॉक्सी सर्वर सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता. प्रॉक्सी सर्वर जो होता है किसी सिंगल कंप्यूटर में नहीं लगता, पूरे नेटवर्क पे अप्लाई होता है. एंड द फोर्थ एंड मेजर डिफरेंस इज कि प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करता है, फायरवॉल रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है. मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई आए मुझसे बोले कि यार ये रूम नंबर F1 है या G1 है जो भी है, मैं कहूँगा यार है तो ये लेकिन आप अलाउड नहीं है, ब्लॉक कर दिया. एक और दूसरा तरीका आया, किसी बोले यार ये रूम नहीं भाई ऊपर वाला रूम है ना, वहां ऊपर नॉर्मली प्रॉक्सी में हम क्या करते हैं, एक वेब पेज बना देते हैं जिस पे लिखा हुआ होता है यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस वेब पेज. और जब भी कोई वो रिक्वेस्ट आती है तो बजाय उसको वेबसाइट खुलने के उसको ये पेज खुल जाता है. नॉर्मली ब्लॉक जो होता है वो रिसोर्सेज ज्यादा लेता है, रीडायरेक्शन कम लेता है. समझ में आ गया? तो ये पॉइंट दिमाग में बैठा लेना. प्रॉक्सी सर्वर रीडायरेक्ट, फायरवॉल ब्लॉक्स. अक्सर एमसीक्यूज में भी आ सकता है क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट होता है. ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं हो गया, हो गया तो काम हो गया. प्रॉक्सी सर्वर ही अगर हो गया. ठीक है जी. अच्छा, इसकी ना डायग्राम बनाना आती है, मैंने अक्सर बताया. इस चैप्टर से सबसे ज्यादा डायग्राम बनाना है. जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े ये तुम्हें इतने होने चाहिए कि तुम उसको एनोटेट कर दो. जो डेफिनेशन है उसको एरोस के थ्रू बना के आप फिर यूजर कंप्यूटर है, प्रॉक्सी सर्वर है, वेब ब्राउज़र है, रिक्वेस्ट साइट प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाएगी. फिल्टर है ना, इन एंड आउट है. फायरवॉल की भी ऑलमोस्ट ऐसी बन रही होगी. Between a user and a web, allow internet traffic to be filtered. It is possible to block access. Okay, so basically ये सारी चीजें जो होती है हमारे पास होती है. लास्ट आ गया हमारे पास SSL जो कि ऑथेंटिकेशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर. इससे पहले मुझे थोड़ी सी तुम लोगों को इंक्रिप्शन पढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज तुम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, इंक्रिप्शन जो कि चैप्टर 2 का टॉपिक है जो हमने नहीं की थी. इंक्रिप्शन होती क्या है भाई? व्हाट इज इंक्रिप्शन?
डेटा को हम कोड कर देते हैं, साइफर कर देते हैं, ताकि वो हैकर के लिए यूजलेस बन जाए। याद रहे, एन्क्रिप्शन नेवर स्टॉप हैकिंग, बट इट मेक्स डेटा यूजलेस फॉर द हैकर। एन्क्रिप्शन में जो नॉर्मल डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। जो कोडेड डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट साइफर। इंक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। और जो की होती है वो क्या कहलाती है? इंक्रिप्शन की। और जो डेटा होता है, वो जो एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं उसको? अब हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की अगर हम बात करते हैं, लेट्स लुक एट थोड़ा वर्ड के अंदर हम काम करते हैं, एक्सेल के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक फाइल है, ओके, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक जो है एक टेबल है विथ 9 कॉलम। अब मैंने 9 कॉलम के अंदर, जवाब पे पूरा नाम बताओ, JAWAD अली। वाह भाई, मैं सही ब्लॉक्स बनाए थे, अली। अच्छा, अब मैंने एक इंक्रिप्शन की बनाई, और इंक्रिप्शन की क्या थी? इंक्रिप्शन की मैंने बनाई +4 +3 +2। ठीक है, कितने बाइट की थी? ये 3 बाइट की थी। और मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया +4 +3 +2 अगेन, देन +4 +3 +2। जरूरी नहीं है पूरी हो, अगर अच्छा अब आ जाओ। अब जब हम आगे आते हैं इसके साथ, जे से +4, जे से आगे के 4 कैरेक्टर्स कौन से होंगे? LMNOP, LMNO। तो जे क्या बन जाएगा भाई? ओ। ये क्या होगा? जे के बाद KLMN, राइट। तो क्या बन गया? N। ए से 3 कैरेक्टर आगे D, W से 2 कैरेक्टर आगे Y, W से 4 कैरेक्टर आगे X, Y, Z और A। दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये A 3 कैरेक्टर, वही वाला हिसाब। क्या हो गया भाई? D, F, F। ये क्या हो जाएगा? IJKL, L हो गया ना। और I से +2 K। तो जवाद भाई क्या बन गए? कुछ बन गए। तो ऊपर वाला टेक्स्ट क्या कहलाएगा? प्लेन टेक्स्ट। नीचे वाला टेक्स्ट क्या कहलाएगा? साइफर टेक्स्ट। ये क्या है? ये की है। और की के अंदर हमने क्या किया? सीधे साइफर किया, जिसके अंदर हम इसका मेथड कहलाता है सीधे साइफर, राइट। अब अगर मुझे इसको वापस लेना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम की विद अ माइनस साइन। -4 -3। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को +4 का मतलब क्या था? मतलब आगे एडवांस करना ना। मैं कुछ और भी तो मतलब कह सकता था। मेथड ऑफ अप्लाई किया था इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को। ठीक है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वो कभी प्लेन टेक्स्ट देके साइफर टेक्स्ट बनवाता है, साइफर टेक्स्ट देके प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब जब ये अप्लाई करेगा, अब जब ये की अप्लाई होगी तो वापस क्या आ जाएगा? जवाद अली पूरा आ जाएगा वापस। हाँ, ऊपर वाला प्लेन टेक्स्ट है, नीचे वाला साइफर टेक्स्ट। इंक्रिप्शन की थी, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्या था? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम था। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करके भी तो ऐड कर सकते थे। हम -4 +4 भी कर सकते थे। तो ये क्या कहलाया? बेटा कौन बात कर रहा है? समझ या तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है इंक्रिप्शन। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? अगर ये इंक्रिप्शन की जब मैं भेजूंगा किसी को, तो वो किसके थ्रू भेजूंगा?
वो मैं किसी भी नेटवर्क के थ्रू भेजूंगा, और एन्क्रिप्शन जब नेटवर्क के थ्रू भेजा, असल गेम वही है कि डेटा सबसे ज्यादा वल्नरेबल फॉर हैकिंग होता है व्हेन इट्स ट्रांसमिटिंग ऑन अ नेटवर्क। तो जब गया राइट, इनक्रिप्शन की गई, हो गया काम सब। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हम एक और मेथड पे है जिसको हमने क्या बोला, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अब इसके अंदर हमारे पास दो कीज होती थी। कौन कौन सी की होती थी? ये सिमेट्रिक थी, जिसके अंदर सिंगल, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिंगल की यूज होती है यानी कोडिंग के लिए, और सिंगल की यूज होती है डिकोडिंग। हाँ, देखो सिमेट्रिक में क्या मसला आया कि अगर मैं नेट की में एक्सचेंज तो नहीं है, किसी बंदे से मुझे अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करनी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले मैं जहाज का टिकट लगाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, उसको की फिला के उसको मैसेज करूं, तो मैं डायरेक्टली ना बात करूं। तो पॉइंट इज कि मुझे की नेटवर्क में भेजनी है। जब हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं तो मैसेज आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, यानी कि जब मैं मैसेज भेजा हूं सबसे पहला काम की एक्सचेंज होती है। तो अगर उस एक्सचेंज के दरमियान कोई मेरी की को हाथ लगा ले तो हो गया काम, राइट, एंड दैट इज नोन एज की डिस्ट्रीब्यूशन इशू इन सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इस चीज को बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और मेथड दिया जिसको हमने क्या कहा, एसिमेट्रिक। इसकी वर्किंग नहीं है, मतलब की किस तरह बनती है वाला बात नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। एक जिसके अंदर दोनों यूजर और दोनों पार्टी ने डेटा सेंड भी करना और रिसीव भी करना है, और बाद जब सिर्फ एक पार्टी ने डेटा सेंड करना होता है, लाइक जब हम वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो वेबसाइट को डेटा सेंड करना होता है और हमने रिसीव करना है ना, हम तो नहीं भेज रहे उसको कुछ भी, हम तो यूआरएल हमारे पास आ गया, वेबसाइट डेटा भेज रही है। तो पहले केस के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास दो यूजर हैं, एक है यूजर ए और दूसरा है यूजर बी। यूजर ए के पास दो कीज होंगी, एक कहलाती है पब्लिक की और दूसरी होगी प्राइवेट की। ये किसकी है, यूजर ए की। सिमिलरली यूजर बी के पास भी पब्लिक की होगी और प्राइवेट की होगी। ओके, पब्लिक की का काम क्या है, डेटा को कोड करेगी। पब्लिक की क्या करेगी, डेटा को कोड करेगी, जबकि डेटा डीकोड करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट की दोनों चाहिए, बिकॉज दे आर मैथमेटिकली इंटरकनेक्टेड। दे आर मैथमेटिकली इंटरकनेक्टेड। किस तरीके से हम नहीं बात कर रहे, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इनिशियली क्या होगा कि ये पब्लिक ए है, इसको लिख लेते ताकि हमें समझ में आ जाए, और ये यूजर। स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन में क्या होगा, स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन में ये होगा कि दोनों यूजर अपनी अपनी पब्लिक की एक्सचेंज कर लेंगे। जब बात ये तो मैं नहीं आता ना समझ, थोड़ा सा प्लीज, दोनों अपनी अपनी पब्लिक की एक्सचेंज कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अब यूजर ए के पास एक और चीज भी आ गई, और वो क्या चीज आ गई, पब्लिक बी, और यूजर बी के पास भी एक चीज आ गई, पब्लिक की ए, राइट। अब होगा क्या, जब यूजर ए ने मैसेज भेजना है यूजर बी को, तो वो मैसेज को कोड करेगा बी की पब्लिक की मदद से, अपनी पब्लिक की से नहीं, किसकी मदद से, बी की पब्लिक की मदद से। अब अगर ये हैकर के हाथ में पब्लिक की लग भी जाती है तो कोई नुकसान नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ डेटा को कोड करने के काम आती है, एन्क्रिप्ट करने के काम आती है, डिक्रिप्ट करने के काम नहीं आती, मिला के पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। की हाथ में लग जाए या डेटा हाथ में लग जाए, दोनों सूरतों में हमें कोई मसला नहीं। इस मैसेज को सिर्फ यूजर ए ही डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्राइवेट की मौजूद है जो उसने कभी भी नेटवर्क पर नहीं भेजी। और दूसरी साइड से तो वाइस वर्सा यही वाला प्रोसेस होना शुरू हो जाए, तो दिस प्रोसेस बिकम मोर सिक्योर। जो की जनरेट होती है वो एक मेथड से होती है जिसको हम बोलते हैं हैशिंग एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स की जनरेट करता है, 128 बिट तक की जनरेट कर सकता है। याद रहे, एन्क्रिप्शन को सिक्योर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि की लेंथ बढ़ा दो, 8 बिट से 16 बिट, 16 से 32 बिट, 30। जैसे मैंने तो सिर्फ अभी 24 बिट की थी ना, 432, एक बाइट ले लो, तो 8 बिट का मतलब मेरे पास सिर्फ 24 बिट की थी। अगर मैं इसको +4 +3 +2 +5 +7 +9 कर देता, की बड़ी हो जाती,
पैटर्न रिपीट करने में मुश्किल होता है, जितनी लेंथ होगी तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द की विल ऑलवेज इंक्रीज द सिक्योरिटी, राइट। अब ये तो हो गया, अब हुआ क्या, अब हम आते हैं अपने एसएसएल वाले टॉपिक। अब जब हमने ये मेथड किया, हुआ क्या कि हैकर बिकमिंग लाइक, ये समझ लो कि एक तरह की वो एक बंदा टेक्निक निकालता है, हैकर उसका कोड निकालता है, फिर टेक्निक निकलती है, कोड निकलती है। हैकर ने कहा ये गड़बड़ है, बहुत डिसाइड उन्होंने कहा ठीक है। हुआ ये कि फॉर एग्जांपल मैं और जवाद बात करना चाह रहे हैं, दिवेश ये सब हैकर है, और दिवेश भी है। मैंने जब अपनी पब्लिक की भेजी जवाद को, तो पब्लिक की किसने इंटरसेप्ट कर ली, दिवेश ने इंटरसेप्ट कर ली। और जवाद ने जब भेजी तो जवाद ने भी पब्लिक, जवाद की भी पब्लिक की। अब उसके बाद उसने क्या किया, दिवेश ने अपनी बनाई हुई पब्लिक की, जिसके पास की प्राइवेट की मौजूद थी, इसको भेज दी, मुझे भेज दी, प्रिटेंडिंग के वो कहां से आई है, जवाद की तरफ से आई है। और सेम प्रोसेस रिपीट विद जवाद कि उसने अपनी बनाई हुई पब्लिक की जवाद को भेज दी, प्रिटेंडिंग की वो मेरी तरफ से। अब हुआ का क्या, अब जब मैं मैसेज भेजूंगा, मैं कोड, मैं क्या समझ रहा हूं कि जवाद की पब्लिक की से कोड करो, लेकिन एक्चुअली में दिवेश की पब्लिक की है। तो ऑटोमेटिकली उसकी तो प्राइवेट की भी जवाद के पास, जवाद क्या हो दिवेश के पास, दिवेश क्या करेगा, डिकोड कर लेगा। उसके बाद मैसेज पढ़ने के बाद, अब चाहे वो मैसेज को ऑल्टर करे या ना करे, वो जवाद की भेजी हुई पब्लिक की मैसेज डेटा को कोड करके जवाद को भेज देगा, जवाद उसको खोल के पढ़ेगा और जवाद फिर रिप्लाई करना शुरू करेगा। सो बेसिकली नाउ दिवेश एक्चुअली प्रिटेंडिंग एज हैकर, उसके पास डेटा आ भी रहा है, वो देख भी रहा है, अगर कुछ उसके अंदर उसको मॉडिफिकेशन करनी है तो कर भी रहा है, वरना वो आराम से बैठा हर चीज देख। ये क्यों हुआ, बिकॉज इंटरनेट पे हम फिजिकली किसी को नहीं देखते, वी डोंट लुक समवन फिजिकली, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड SSL, secure socket layer. Secure socket layer is a method of authentication जिसके अंदर अब होगा क्या, अच्छा लिसन, अब जो वेबसाइट होती है, ये जो भी होते हैं, उनके पास क्या होता है, नॉर्मली उनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो कि टाइम बाउंड होता है, और वो सर्टिफिकेट कौन रिकॉर्ड करती है, ऑनलाइन अथॉरिटी रिकॉर्ड करती है, वो वेरीफाई भी ऑनलाइन कर सकती है। तो स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होगा, वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से बोलेगा कि भाई अपने आप को आइडेंटिफाई करो, यानी कि वो याहू से बोल रहा है कि प्रूफ करोगे तुम याहू हो या प्रूफ करोगे तुम गूगल। नाउ व्हाट द वेबसाइट विल डज, दे विल सेंड द कॉपी ऑफ अ डिजिटल सर्टिफिकेट टू आवर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र उस सर्टिफिकेट को क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, सीए से ऑनलाइन ऑथेंटिकेट होगी। अगर वो ऑथेंटिकेट हो गई तो की एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू होगा, वरना की एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये जो बीच में दिवर्स भाई आ रहे थे, क्योंकि दिवर्स के पास वो सर्टिफिकेट तो नहीं है, यानी कि की एक्सचेंज से पहले हमने एक और सिक्योरिटी लेयर कर दी, जिसमें हम यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि याहू याहू है, गूगल गूगल है, जीमेल हमारे बीच में SSL एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमने सेट किया ना। हमने कहा कुछ करने से पहले वेरीफाई कर लेना कि ये बंदा असली है कि नहीं। बहुत कुछ हमने किया कि एक्चुअली पहले हम ये भी तो देख लें कि जो वेबसाइट है और उसका तरीका क्या था, वो हर किसी को नहीं मिलेगा, वो तो सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए आपको बाकायदा फिजिकली डॉक्यूमेंट भी, जब आप वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हो तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। इंटरसेप्ट सर्टिफिकेट को नहीं कर सकते ना, सर्टिफिकेट वेरीफाई तो करवा रहा हूं मैं वो कंपनी भेज रही तुमने चेंज करके दिया, तो मैंने भी तो उठा के सर्टिफिकेट अथॉरिटी को दिया कि वेरीफाई करो, या तो फिर तुम इतने बड़े हैकर हो कि वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का भी डेटाबेस हैक करके वहां पे भी चेंज करो। हो सकती है, ऑब्वियसली मैंने बताया एक चीज आती है उसका तोड़ आता है, फिर एक चीज आती है उसका तोड़ आता है। कंप्यूटर इज रिलेटिवली अ न्यू फील्ड, इट्स ओनली 78 years old as compared to physics chemistry which are there for ages, like centuries से मौजूद है। उनके लॉस पढ़ो तो पता कि 1324 से तो लॉस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज है जो कि सिर्फ 80-90 years old है, तो 80-90 years old का मतलब there is still lot to improve here। सर मैं जिस वेब ब्राउज़र पे जा रहा हूं, उससे वेबसाइट, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र तो नहीं, वेब सर्वर पे जा रहा हूं, उसका सर्टिफिकेट हम नहीं मांगते, ये बैक एंड पे हमारा वेब ब्राउज़र काम करेगा। हां, वो सर्टिफिकेट जब ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर ऑथेंटिक जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मेरा वेब ब्राउज़र फौरन ऑनलाइन ही उसको भेज देता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी को कि भाई ये सर्टिफिकेट वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन आ जाती है, कैसे पता लगता है वेरिफिकेशन आ गई, पैडलॉक का साइन आ जाता है या वो HTTPS आ जाता है। बाद वक्त आपने देखा होगा अगर टाइम वाइम आगे पीछे हो तो आपको लॉक रेड कलर का नजर आ रहा होता है, वो खुला हुआ भी होता है, दैट मीन वो सिक्योरिटी अप्लाई नहीं हुई।
हाँ, लॉक, लॉक का मतलब हो गया। अब देखो, अगर एक दफा एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि उसने बोला कि बताओ कि इंटरनेट, वो जो हमने पढ़ा था ना वेब ब्राउजर, कैसे वेब पेज पे आएगा, और उसने 8-9 मार्क का क्वेश्चन कर दिया। तो अब स्टार्ट कहां से करोगे? एसएसएल से नहीं, सबसे पहले आप क्या स्टार्ट कहां से करोगे? डीएनएस से। यूजर ने भेजा, वेबसाइट का डीएनएस आईपी एड्रेस आया, आईपी एड्रेस से वेब सर्वर से कनेक्ट हुए, फिर उसके बाद आप एसएसएल डालोगे, फिर आप डालोगे कि वो जो कोड आएंगे उसका आपका वेब ब्राउजर उसको रेंडर करके उसको, तो बेसिकली देन इट बिकम अ बिग मार्क क्वेश्चन। एक्चुअल पूरा प्रोसेस तो यही है ना। स्टार्ट में क्या हुआ, पहले आपने यूआरएल टाइप किया, यूआरएल टाइप करने के बाद डीएनएस के पास गया, डीएनएस ने आईपी एड्रेस दिया, उस आईपी एड्रेस को आपके वेब ब्राउजर ने लेके वेब सर्वर से कनेक्टिविटी ले ली। फिर वेब सर्वर से जैसे ही कनेक्ट होगा तो सबसे पहले क्या करेगा? ऑथेंटिकेट करो। ऑथेंटिकेशन में क्या करेगा? वो डिजिटल सर्टिफिकेट की कॉपी देगा। डिजिटल की सर्टिफिकेट की कॉपी क्या होगी? वेरीफाई करोगे। जब वेरिफिकेशन ओके होगी तो क्या होगी? की एक्सचेंज होगी। की एक्सचेंज करने के बाद फिर वो एचटीएमएल कोड का डेटा आपको भेजेगा और फिर उसको वो रेंडर करेगा और फिर वो इंफॉर्मेशन आएगी। 2017 या 16 का नवंबर का पेपर था, उसमें इसने 8-9 मार्क का 9 मार्क का क्वेश्चन दिया था। आज तक इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा 9 मार्क का, इसी चीज का उसने क्वेश्चन दिया था। और अच्छा, दूसरी चीज याद रखना, क्वेश्चन से पहले सिनेरियो होता है। अगर उसने लिखा था मार्केटिंग कंपनी है तो क्वेश्चन में अपने आंसर में मार्केटिंग कंपनी, वेबसाइट और ये छोटे छोटे नाम यूज करना। जनरलाइज आंसर में मार्क्स काट लेता है। मैंने अभी स्टेप्स क्या बताया, मैंने क्या कहा, पहले क्या होगा? डीएनएस वाला जो हमने कल पढ़ा था, एड्रेस टाइप किया, यूआरएल टाइप किया, आईपी एड्रेस आया, आईपी एड्रेस को उसने क्या किया? वेब सर्वर से कनेक्ट किया। वेब सर्वर से फिर उसने क्या मांगा? डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या हुआ? ऑथेंटिकेट हुआ सर्टिफिकेट सीए की तरफ से। जब ऑथेंटिकेट हुआ तो फिर क्या हुआ? की एक्सचेंज हुई। की एक्सचेंज करने के बाद एचटीएमएल कोड ऑफ अ वेबसाइट आए और आपके वेब ब्राउज़र ने उन एचटीएमएल कोड्स को क्या किया? रेंडर किया, यानी कि ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई? इतनी सारी चीजें सम अप हो गई। उस आईपी की मदद सोर्स है, वेब ब्राउजर यूआरएल के थ्रू नहीं कनेक्ट हो सकता, वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है। और वो आईपी एड्रेस में कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि डीएनएस के पास डेटाबेस है जिसके अंदर एक साइड पे यूआरएल, दूसरी साइड पे आईपी, एक साइड पे यूआरएल, दूसरी साइड पे। Is it clear? The user browser sends a message so that it can connect with the user website which is issued by SSL. The browser then declares that the server identifies itself. The web browser responds by sending a copy of its SSL certificate to user. Once the message reaches the web browser, acknowledge the web browser. The web browser and then SSL encrypted two-way transfer begins. If the browser can authenticate this, it sends a message back to the web browser server to allow communication to begin. Is it clear? समझ में आ गई चीज किस तरीके से हमारे पास SSL काम कर रही होती है। Sign of SSL are these two. HTTP यूज करेंगे तो जो पैडलॉक का साइन होगा, इस तरह की बात होगी, SSL अप्लाई हो गई। सर अगर एक दो मार्क का सवाल पूछता है कि which is the most secured network network, तो हम कहेंगे वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क होता है, वायरलेस नहीं होता, वायर्ड होता है। क्योंकि वायर्ड नेट, देखो अनीक रिजवान बेटा बात, वायर्ड नेटवर्क क्यों होता है? वायरलेस नेटवर्क में तो कोई भी बंदा एंटीना वाली डिवाइस के साथ आके कनेक्टिविटी कर देता है, यानी कि उसके अंदर एन्क्रिप्शन मस्ट है। वायर नेटवर्क के अंदर अगर मैं एक मेरा वायर इधर लगा हुआ है और एक इधर पीसी से लगा हुआ है, मैंने कोई इंटरनेट नहीं रखा हुआ, तो कोई दुनिया की ताकत आके हैक नहीं कर सकती। जादू नहीं है, दे नीड सम काइंड ऑफ एक्सेस। नहीं, अगर एक ही वायर है, मैं टू वे कम्युनिकेशन, एक वायर इधर लगा हुआ है, एक वायर इधर लगा हुआ है, बस ना इंटरनेट है, कुछ नहीं है, मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसको कोई नहीं हैक कर सकता। वो यूएसबी वगैरह भी कुछ नहीं लगाई हुई, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सेस चाहिए होता है। हाँ देखो, अभी जो है ना इंडस वालों की वेबसाइट में पिछले दिनों एक बंदे से बता, इंडस वालों की अभी कुछ अर्से पहले सुजुकी की वेबसाइट है, कोई इंडस वालों की वेबसाइट ऑलमोस्ट हैक हो गई। तो हुआ क्या कि एक बिल्कुल जो है ना वो जूनियर लेवल का उनका एम्प्लॉय था जो कि अभी रिसेंटली आया था, तो उसको कुछ एक्टिविटी लगी कि डेटा जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या किया।
उसने जाके मेन ब्रेकर बंद कर दिया, सारे कंप्यूटर बंद कर दिए। सबसे मना वाली चीज होती है, लेकिन उसने पूरी हैकिंग को रोक दिया। जब डिवाइस बंद हो गई, जादू थोड़ी है, उसने जाके मेन ब्रेकर किया, सारे स्विच नेटवर्क बंद, खत्म था। बाद में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा, लॉग बुक्स वगैरह देखी तो पता लगा बाकायदा हैकर आया हुआ था, कोशिश कर रहा, लेकिन जो बेसिकली, हाँ प्रमोशन नहीं, पैसे वैसे मिले उसको थोड़े, लेकिन वो तो में तो डांटे बहुत पड़ी उसको बेचारे को। करते तो भाई क्या को हैक करके क्या कर लिया होगा, भाई की वेबसाइट पे कोई कैश ट्रांजैक्शन होती नहीं। वो तो ये ऐसी वेबसाइट होती है ना, देखो मसला क्या है अली, जब हम सिक्योरिटी करते हैं ना, तो सिक्योरिटी में मैंने कल भी बताया था, यूएस में एक तो टाइम लगता है और दूसरा पैसा भी लगता है, तो हम बहुत केयरफुल होते हैं। गालियां लग के उसने क्या किया, 2 रोटी ज्यादा खा लिया हमने, 2 रोटी, उससे तो कुछ नहीं। हाँ, अगर उसने डेटाबेस है, एक होती है वेबसाइट हैक करना और एक होता है डेटाबेस हैक करना। वेबसाइट फ्रंट एंड है, डेटाबेस बैक एंड। टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट को हैक करके कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तीर नहीं मार सकता, 2-4 गालियां लिख सकता है भाई, ठीक है। टीएलएस मतलब कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन टीएलएस एडवांस फॉर्म ऑफ एसएसएल है। लास्ट ईयर होता था सिलेबस में, भी बता देता हूँ, क्योंकि टीएलएस क्या होता है। अब ये सिर्फ 2 चीजें लिख लो, मॉडर्न प्रोटोकॉल है, एडवांस वर्जन है, इसके अंदर हमने 2 हिस्सों में कर दिया इसको, अपने हैंडशेक और सेशन कर दिया, यानी कि जो ऑथेंटिकेशन के जितने भी मेथड थे वो हैंडशेक के थ्रू कर दिए, और जो ट्रांसफर था वो सेशन के थ्रू कर दिया। इसीलिए हम इसको चैप्टर 5 पढ़ेंगे जी। वापस से 3 बजे शुरू करके वापस 3 आधे घंटे में चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा। कुछ भी नहीं है, चैप्टर 6 3 बजे शुरू करते हैं, क्या हुआ 3 बजे शुरू करेंगे, एक बजे शुरू करेंगे। थैंक यू 53 हो रहेगा, 3 बजे शुरू करते हैं, 7 बजे 3 बजे मैं शुरू कर दूंगा, मैं आए 1 घंटे में बैठा हूं, 3 करोड़ तो भी शुरू, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन बहुत बच्चे बैठा हुआ है, ऑनलाइन है सर, बोल देगा 6 7 हो गए, वीडियो भी सब कर दे, मतलब जो ले दो हम यार के देखा नहीं आ ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है, फातिमा अभी, हाँ तुम लोग मौजूद भी हो, भाग गए हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है। जी सर।
कोई मसला नहीं, खा जाते हैं। देखो, मैंने तो एक मिनट में कॉल करूँ, वाइफ की बार बार कॉल आ रही थी। Let's start with chapter 6 now. And chapter 6 will have. तो मैंने ये भी करवा दिया, इंक्रिप्शन भी करवा दिया हम लोग, इंक्रिप्शन ही बची थी लास्ट टाइम, इंक्रिप्शन मैंने करवा दिया था, ठीक है। अब चैप्टर 6 करें और चैप्टर 5 का 6 का तो वो है ना ऑटोमेशन सिस्टम करके कुछ है, साइबर सिक्योरिटी नहीं, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन करके, सॉरी यार चैप्टर के नाम मुझे कभी बुक से नहीं पढ़ा था, कभी नहीं याद होते कि क्या है। Okay, chapter 6 is automated system and आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, तो चैप्टर और स्क्रीन भी शेयर हुई है, राइट? जी जी। Chapter 6 is automated system. Okay, so we have to understand sensors, microprocessor, actuator, and then we have to look at the applications of these things. अच्छा, इनकी जो वर्किंग समझ लोगे ना, है ये चीज जनरलाइज and it actually goes like everything. So a combination of software and hardware that is designed and programmed to work automatically without the need of any human. तुम लोगों ने चैप्टर 3 में वो पढ़ा होगा सेंसर वाला, ऑटोमेटिक कंट्रोल, उसी की समझ लो अपग्रेडेड फॉर्म है। फर्क सिर्फ ये कि वहां पे सीपीयू होता था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर होता है, यानी कि वो मल्टीपल सीपीयू होते हैं, मल्टीपल एक्चुएटर्स हैं, मल्टीपल सेंसर्स हैं, एंड दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ, ठीक है जी। द हार्डवेयर दैट आर नीडेड आउट ऑफ सिस्टम आर sensors, microprocessor and actuator. What is sensor? मैंने पहले बताया था, they are input devices that read the data from the surrounding and send the data. Surrounding की वजह से जो data read करती होंगे वो कौन सा होता है? Analog data होता है। Which data it is? Analog data होता है, जिसको analog data कौन सा होता है? What is the analog data? जो accurately measure नहीं करता, without any external help के। For example, if I will pick this chair, मैं कहूँगा यार चेयर ये हाइट बहुत हैवी है या लाइट वेट है,
लेकिन क्या मैं इसका एग्जैक्ट वेट बता सकता हूँ? ये कह सकते हो यार 1 किलो से कम है या इज मोर देन 1 kg, बट आई कैन नॉट से व्हाट इज एग्जैक्ट वेट. आई नीड सम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट फॉर दिस. लाइक किसी बंदे की हाइट में ये 6 फीट लग रही है इसकी हाइट, बट अगेन until I don't have the scale to measure or until I don't have the weight machine to measure, I can't say the sensor read करते हैं वो डेटा सराउंडिंग से और सराउंडिंग का डेटा एक्यूरेट नहीं होता. If the data is analog, it's first converted into digital format by an analog. तो इसीलिए और क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर सिर्फ डिजिटल डेटा समझता है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, डिजिटल के अंदर. माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस द इनपुट फ्रॉम द सेंसर एंड चेक. अब माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आप समझ लो. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टच करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म है तो क्या होगा? हम हाथ एकदम हटा लेंगे. ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है ऑटोमेटेड सिस्टम की. हमारे हाथों में सेंसर है, टच सेंसर है, जो कि हीट भी मेजर कर सकते हैं और भी चीजें मेजर कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही मैंने टच किया मेरे हाथ ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उसने वेन्स के थ्रू किसको पास कर दिया? ब्रेन को. ब्रेन के पास एनालाइजेशन है जो कि चेक करती है कि क्या ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये स्किन को डैमेज करेगा. अगर इतना ज्यादा नहीं है तो सिर्फ एक वार्निंग मैसेज जाता है कि ऐसे मुझे लगता है गर्म है ऑब्जेक्ट, मैं हाथ हटाता नहीं हूं, राइट? लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्म है, फौरन मेरा ब्रेन क्या करेगा? मेरा जो आर्म होगा वो एक्चुएटर होगा. जो सिग्नल है यहाँ से एक ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाएगा एक्चुएटर को कि हाथ हटा दो और वो हटा दो. हमें पता है ना हमारे सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं ब्रेन से कनेक्टेड है थ्रू वेन. खुदा ना खास्ता जो बंदा पैरालाइज होता है वो इसीलिए होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को लेके जाने वाली जो वेन होती है वो कट जाती है या डैमेज हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही काम हो रहा होता है कि सेंसर्स, माइक्रोप्रोसेसर का क्या काम होता है? माइक्रोप्रोसेसर एग्जामिन करते हैं और एग्जामिन करने के बाद उसको एक्चुएटर turns electric signal into physical output such as movement, move, rotate, steering wheel वगैरह ये सारे काम कर रहे हो. So there are different areas जहां पे यूज हो सकते हैं. मैं कुछ एरियाज एक्सप्लेन करूंगा, यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि वो कौन कौन से एरियाज है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हो. ओके, तो अलग अलग एरियाज हैं: एग्रीकल्चर, वेदर, गेमिंग, लाइटिंग, साइंस, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट. Autonomous cars, sensors, cameras, actuator, microprocessor together with very complex algorithm. Together with very complex algorithm, carry out their actions. Sensors, radar and camera allow the control system in cars to perform critical function by sensing the dynamic condition on the road. Sensors अलग-अलग रीडिंग लेना शुरू की. अब एक्चुएटर बहुत सारे होंगे. एक एक्चुएटर होगा जो ब्रेक को कंट्रोल करेगा, एक एक्चुएटर होगा जो कि स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करेगा, एक एक्चुएटर होगा जो कि गियर्स को कंट्रोल करेगा. मैंने पहले बताया था फर्क क्या है. दे आर लाइक अ कंट्रोलिंग सिस्टम. फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर है क्योंकि हमें एक्शन बहुत फास्ट करना है. सेकेंड ये है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्चुएटर्स हैं और सेंसर की रीडिंग कंबाइन होने के बाद एक एक्शन परफॉर्म होता है. डिसाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट कितना करीब है. अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा करीब है तो एक्चुएटर ब्रेक वाला यूज होगा, वरना एक्सीलरेटर वाला होगा और स्पीड हल्की कर दी जाएगी. हाँ, एक्चुएटर, माइक्रोप्रोसेसर ब्रेन ना, ये सारा रीडिंग, सेंसर की रीडिंग किसके पास जाएगी? माइक्रो प्रोसेसर के पास. माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? एनालाइज करेगा, सारी रीडिंग को एनालाइज कर रहा होगा. अपनी गाड़ी की स्पीड, आगे वाली गाड़ी की स्पीड, कौन सा गियर है, और उसके बाद वो एक एक्शन करके किसी बातों का तो एक एक्चुएटर को भेजता है, बातों का वो मल्टीपल एक्चुएटर्स को भेजेगा. लेकिन माइक्रोप्रोसेसर एक ही. हाँ, डिसेंट्रलाइज. माइक्रोप्रोसेसर एक ही है लेकिन वो उसको हम डीसी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज. बहुत बड़े प्रोसेसर होते हैं. अब बेसिकली होगा क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट दूर है, स्पीड वाले एक्चुएटर को भी जाएगा और हॉर्न वाले एक्चुएटर को भी जाएगा कि भाई हॉर्न भी प्रेस करो. ऑल दी गाड़ी ऑटोनोमस कार है ना, तो ड्राइवर के तो बहुत सारे एक्शन होते हैं. जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हैंड, लेग्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है. सबको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या चाहिए?
इज इट क्लियर? अब मुझे कोई हंसता हुआ नजर आया तो क्लास से बाहर कर दिया, मैं बहुत क्लियर बता। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? सेफर सिंस ह्यूमन एरर इज रिमोट, बेटर फॉर द एनवायरनमेंट सिंस व्हीकल कैन ऑपरेट एफिशिएंटली, वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम। ऑब्वियसली कोई सिस्टम हैक कर ले पूरा, गाड़ी में बैठा के तुम्हें कहीं और ले जाए, आराम से अपनी गाड़ी में तुम अगवा हो जाने वाले, कोई पूछने वाला नहीं, राइट? दिस कैन बी अ डेंजरस थिंग, ठीक है? अगेन एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एंड सप्लाइंग इट टू द शॉप। हार्वेस्टिंग मतलब सीडिंग वगैरह को बोल रहे होते हैं ना, राइट? कटिंग वगैरह जो होता है। अब ये देखो, ये अगर किसी सिस्टम के थ्रू हो रहा है तो वो ज्यादा एक्यूरेट हो रहा हो। अभी भी जैसे जो हार्वेस्ट होने वाली है वो होने वाली है, ये मैंगो की जो भी क्रॉप्स है ये इस वक्त तैयार होती है, इस महीने में शुरू हो जाती है। तो आप जाओ ना उनके पास, अगर कभी बाग से लेने, मेन बाग से, तो आपसे पूछता है कि आपको कौन से वाले मैंगो चाहिए, 4 दिन में पके या 6 दिन में पके, क्योंकि अगर आपने किसी को भेजना है तो बेसिकली उसके लिए वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो देख। अब ये काम अगर मैं मशीन के थ्रू करूंगा तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, टायरिंग भी नहीं होगा, मशीन थकेगी भी नहीं, ये सारे मामला, कॉस्ट भी। तो शॉप एंड सुपरमार्केट सेंसर्स डिटेक्ट ऑप्टिमल टाइम फॉर हार्वेस्टिंग, वो अंदाजे से कर रहा है, एक्सपीरियंस से कर रहा है, सेंसर्स सर्टेन रीडिंग लेके उनको पता है किस तरह काम करना है। Based on the factors such as weather condition, microprocessor determine exact location for the harvest and actuator are used. किस जगह से कटिंग करनी है, all these things can be done. Again, advantages: delivery of chemicals that can be given accurately, which is important to the success of farming and the crops. Fewer job opportunities. Obviously, this will lead to a lesser job opportunities. जैसे जैसे काम होगा, काम सब में ऐसे ही होना है। बहुत सारे सेंसर्स हैं, एक डी सेंटर डीसीज है और साथ में बहुत सारे एक्टिवेटर से कनेक्टेड। इज इट क्लियर? सर इसमें हम डिसएडवांटेज में रोबोटिक्स में किसी चीज में एक्सपेंसिव और जॉब और डिजाइन, तो बिल्कुल बिल्कुल लिखो जी। मशीनरी की बात हो रही है सर, इनको सबको ड्राइव करने के लिए सॉफ्टवेयर, इनको सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर का मैन फंक्शन मिल गया तो ऑब्वियसली ये है डिसएडवांटेज, मैन फंक्शन, लेकिन तो कोई बंदा भी तो कर जाता है, बंदा भी तो बीमार पड़ता है, ठीक है ना? इस बार ये यार, तो ऐसा तो नहीं है, बंदे के तो और ज्यादा मामला होता है, खाना खाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो तो एक दफा काम करेंगे तो एडवांटेज तो बहुत ज्यादा, तभी तो चीज बढ़ती जा रही है। Weather, automatic monitoring weather at airport to help predict poor flying and landing conditions, sensor check for potentially dangerous weather. अभी जो दुबई के अंदर बारिश हुई थी, वो पहले उन्होंने बता दिया था, सारी फ्लाइट उन्होंने पहले रोक दी थी। जिस किस्म का वो बारिश हुई, अगर वो पहले आ जाते तो बहुत नुकसान ज्यादा हो सकता था। तो ये सारे काम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम। याद रहे, ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम अपनी डिवाइसेस देते हैं, डिवाइसेस सेंसर लगाते हैं, रीडिंग सिस्टम में जाती है, सिस्टम बता देता है कि भाई आप ये काम, क्योंकि आगे हम रोबोट में पढ़ने जा रहे हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली में काम खुद भी कर रहा होता है, ठीक है? तो अभी जो हम बात करें तो ऑटोमेटिक सिस्टम, वही वेदर आ गया, चीजें सब में वही है। Advantages: information about the overhead weather is fed constantly air traffic controller. Sometimes भी इनकरेक्ट, कभी-कभी प्रॉब्लम आती है, कराची की तो अक्सर प्रॉब्लम आती है, जब बोलता है बारिश होगी, छुट्टियां हो जाती है, तो बेसिकली ये अच्छा, इस सब का बड़ा जो है ना डिपेंड किस चीज के ऊपर करो, इस सारे सिस्टम की क्वालिटी सबसे अच्छा किस पे होती है? हार्डवेयर क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करेगी। सेंसर सस्ता भी आता है, सेंसर महंगा भी आता है, so the better quality sensor, the better microprocessor and the actuator obviously will do the job much better. तो क्वालिटी ऑफ हार्डवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हार्डवेयर का एक बड़ा मसला ये होता है इन सिस्टम का कि जब आप बहुत ज्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगो तो कभी कभी ये मैल फंक्शन कर जाएंगे और गड़बड़ हो जाती है। अगर आप लोगों ने एक वीडियो देखी हो जिसमें वो एक कंपनी का जो सीईओ था, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, वो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम जो था ना, कि कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसको ट्राई कर रहा था, और वो पता टेस्ला में ही हुआ था, मुझे नहीं पता, वो सीईओ खड़ा हुआ था, वो बंदा आया, उसने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं ब्रेक ले जाऊंगा, गाड़ी ब्रेक लग जाएगी, वो गाड़ी ने ब्रेक नहीं लिया, उसको उड़ा दी। वीडियो पूरी आई थी। तो सर इसमें जैसे वेदर का है, तो हमें ये याद करना पड़ेगा कौन से सेंसर लग रहे हैं, वेदर में कौन से, नहीं वेदर में सेंसर्स कौन से लगे। सेंसर हमने वो बहुत सारे सेंसर हमने पढ़े हैं ना चैप्टर 3 में, जो मैंने, और सेंसर सारे पढ़ लेना। लास्ट टाइम फ्लो सेंसर पूछ दिया था उसने उठा के, फ्लो FLOW फ्लो सेंसर पूछा था, फ्लो सेंसर जो कि लेके, तो ये जो ना सेंसर वाली चीज,
तो सेंसर और इन्होंने बेतहाशा सेंसर बढ़ा दी, 12-14 कर दिए, और हर सेंसर पता होना ये रखने वाली चीजें मैं पहले बता दूं। तो सर मतलब हमें वेदर का भी हाँ। है क्वेश्चन है, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि वेदर हाँ, ह्यूमिडिटी सेंसर आता है, टेम्परेचर सेंसर आते हैं, सारी चीजें, ठीक है जी। एडवांटेज अगेन इंफॉर्मेशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आ गया गेमिंग, पता है सबको, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इंटेलिजेंस का ओपोनेंट कंप्यूटर सेंसर आ रहा है, बिल्ट इन गेमिंग एनवायरनमेंट में करेक्टर इंटरनेट के जीवन कंट्रोलर, वो जो बॉट्स वगैरह होते हैं वो सेंसर के थ्रू ही काम कर रहे हैं सारे के सारे, वही इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लाइटनिंग कंट्रोल सिस्टम ऑब्वियसली हाउस के अंदर जो होता है कि भाई आपने अक्सर जगह ऑफिस में स्पेशली यूज हो रहा होता है कि जब कोई नहीं है तो सारी लाइट ऑफ। देखो ऑफिस में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, यही होता है ना कि पीपल डोंट ओन इट, लाइट चल रही है तो लाइट चल रही है, एसी चल रहा है तो एसी चल रहा है। और एज द इलेक्ट्रिसिटी बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, वी आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर सेंसर लिखा हुआ है वहां पे टेम्परेचर लिखे, अगर कोई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट नहीं हो रही है इसका मतलब कोई नहीं है, तो लाइट को क्या कर देगा, कोई आया जैसे एंटर हुआ होता है डीटीजे रीड करने के बाद लाइट क्या हो गई, खुद खुलना शुरू हो गई, दैट विल गोइंग टू सेव लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेंसर आ गया, प्रेशर सेंसर आ गया, इंफ्रारेड आ गए, बहुत सारे सेंसर मिलके काम करेंगे, ठीक है। देखो कोई वाला इसमें प्लेन है तो रोशनी का तो लाइट वो देखो उसी की अपग्रेडेड फॉर्म है सर, इसमें और कुछ भी नहीं। साइंस है ऑटोमेटिक कैन कैरीड आउट कंटिन्यूअसली ओवर मेनी डेज, सेंसर डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट कंडीशन, माइक्रोप्रोसेसर कैलकुलेट रेगुलर टू एक्सपेरिमेंटल सेटिंग एंड एक्चुएटर कैन टर्न ऑन हीटर कूलर और वाटर। जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते तो आपको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, सेंसर रिक्वायर्ड करेंगे और जो भी चीज चाहिए जिस हिसाब से लाइट कम करनी है, ज्यादा करनी है, टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है, कम करना है, दे कैन बी डन थ्रू दिस। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बिग बैंग थ्योरी का, जिसको उन्होंने पता नहीं उसका मुझे ये तो मुझे पता था कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद का मुझे नहीं पता था कि वो क्या उन्होंने जन्म किया है। हाँ, बिग बैंग थ्योरी शायद गलत प्रूव हुई उससे, जो मुझे पता लगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रोबोट्स पे। रोबोट्स के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? प्रोग्रामेबल होता है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है। पिछले जो पढ़े वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, यहाँ पे एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जो कि मूव कर रहा है और प्रोग्रामेबल है और इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करता है। पीछे हमने सॉफ्टवेयर पढ़े थे, ये वो डिवाइसेस हैं, मैंने फिर बताया था कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। एम्बेडेड सिस्टम सिंगल डिवाइस है जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रही है। रोबोट के अंदर हमने प्रोग्राम कर दिया, रोबोट को काम करता रहेगा, एक दफा दे दी, वहां पे मैं एम्बेडेड में बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही है। समझ में आ रहा है? ये कहीं ना कहीं सारी एक ही कैटेगरी के बहन भाई हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम इनको अब रोबोट basically definition the term robotic means the design, construction and operation of robot that they are used in enhanced or working at personal life. Basic characteristic, it has an electrical component, it should have a combination of sensor, microprocessor and actuator. अब ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम में भी थे, सेंसर सराउंडिंग माइक्रोप्रोसेसर इनपुट वही काम हो रहा है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, इट शुड हैव अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर थे या हार्डवेयर। So it should be machinery that has a movable part. They can make it to the wheel, box, piston, gears to carry out functions such as turning, twisting, moving backward, forward, gripping or lifting. Portability है, कह सकते हो क्या, movable, mechanical तो movable, and the third one is programmable. A mechanical structure that is programmable and to have electrical component. इसीलिए हम चैटबॉट को रोबोट नहीं बोलते। चैटबॉट्स जो होते हैं दे डोंट हैव मैकेनिकल स्ट्रक्चर, वो एआई है, जो भी है वो बॉट, रोबोट नहीं, फिजिकल फॉर्म नहीं। रोबोट्स हैव बीन नोन एज कंट्रोलर दैट डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन। अब आ जाओ, बेस्ड ऑन द रोबोट कैरेक्टर क्या क्या थे, मैकेनिकल कंपोनेंट होने चाहिए, ये सब प्रोग्रामेबल है। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन?
हाँ भाई, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ रोबोट इज चैटबॉट अ रोबोट? नो। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। Theory software robots are this. Software robots and hardware robots are different. Strictly speaking, software are not robots. ये नॉलेज है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स होते हैं, ये बेसिकली कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन देख लेना, पूछ सकता है। हाँ, देन अगेन रोबोट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम डिफरेंट एरिया। एग्रीकल्चर में काम आता है, ट्रांसपोर्ट में, मेडिसिन में, डोमेस्टिक में और इंटरनेट। रिसर्च टास्क के अंदर अब हम आ जाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर क्या है? रोबोट्स आर इक्विप्ड विद सेंसर्स सो दे कैन गैदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग एंड आल्सो परफॉर्म देम फ्रॉम डूइंग स्टूपिड थिंग्स। फॉर एग्जांपल, स्टॉपिंग अ रोबोट स्टेइंग अ कार इफ नो कार इज प्रेजेंट। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जितना भी काम होता है वो आजकल रोबोट के थ्रू हो रहा होता है। तो सेंसर की मदद से वो डिटेक्ट कर सकता है कि गाड़ी मौजूद नहीं, तो वो स्प्रे नहीं करेगा। और वो एक्चुअली गाड़ी, बंदा खड़ा होगा तो स्प्रे नहीं करेगा, क्योंकि जब वो सेंस करते हैं तो साथ में उसके पास टेम्परेचर सेंसर भी है जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दे रहे हैं। मटेरियल देख सकते हैं, सारे काम का, राइट। Advantages: robots are capable of working in conditions that may be hazardous. Robots work 24/7. Robots can lead to higher unemployment. The risk of de-skilling. De-skilling आती जा रही है। De-skilling का मतलब क्या होता है? जब कोई काम बहुत ज्यादा आसानी से होने लगे तो हम लोग उसको सीखना छोड़ देते हैं। There was a job जो कि पेंटर्स की जॉब होती थी, जिसके अंदर लोग दीवारों पर जाके बड़े बड़े एडवर्टाइज पेंट करते थे। पेन एंड फ्लेक्स आया, वो तकरीबन खत्म होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज को हम डी स्किलिंग बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है। उनको कि हम नई स्किल सीख रहे होते हैं, लेकिन डी स्किलिंग आ गई। सोशलाइजेशन जो है वो आप लोग नहीं सीख पा रहे डायरेक्ट। क्यों नहीं सीख पा रहे? बिकॉज आप सोशल मीडिया पे फिजिकली किसी से नहीं मिल पा रहे हो। फिजिकली ये सारी चीजें आप टाइम के साथ लर्न करते थे। बात लोग होते थे फेस देख के और एटीट्यूड देख के भी बंदे के बारे में बता सकते थे। तो शायद अब आप लोगों की स्किल ना रहे, बिकॉज आप लोग सोशली इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। बट बायो जिस तरह के लिखते हैं ना तुम लोग, तेरा बायो देख के तुझे कोई क्या जिम करे, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा भाई, है ना? ट्रांसपोर्ट autonomous cars use sensors, camera, actuators, and microcontrollers together with very complex algorithms। वही वाली बात आ गई जो हमने अभी रोबोट में पढ़ी थी। ऑटोमेटेड कार खुद ही रोबोट है ना, पूरी रोबोट है। ऑटोमेटेड सिस्टम, उसके अंदर सिस्टम है और पूरे उसको हम रोबोट बोलते हैं ना, पूरा वही चीज आ गई। एग्रीकल्चर रोबोट कैन रिप्लेस slow repeating and done tasks, allowing farmers to concentrate on important production. 5 areas where robot could play: harvesting and picking. They are more accurate rolling with food, for example, and much faster than harvesting, right? बस यही रहेगा बेटा। वीड मैनेजमेंट, ठीक है। वीड मैनेजमेंट रोबोट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वीड एंड अ क्रॉप। सर इसमें ये सारी किताबें याद करनी है, वीड मैनेजमेंट। यार देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना 4-5 मार्क्स का, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। मतलब ऐसे अगर हमें ओवरऑल पता है एग्रीकल्चर में रोबोट्स क्या कर रहे हैं, देखो ओवरऑल ही पता होना चाहिए। कभी भी ना वो उसकी पेपर बनाने की कोशिश होती है कि मेमोराइजेशन का टेस्ट ना ले, वो अंडरस्टैंडिंग कर ले। मतलब रट्टे के नॉर्मली मैंने पेपर देखोगे ना, नए जो पेपर आ रहे हैं उसमें रट्टे का 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स की ब्लैंक आ रही है। रटने वाला क्वेश्चन कम आता है, और ये उसने क्लियर बताया है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। वरना मैं बोलते ही चैप्टर्स कोई ऐसे नहीं तुम लोग पढ़ोगे खुद समझ में आ जाए। सिर्फ करवाने का मकसद ये कि चीजें समझ में आ जाए और एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, ठीक है ना। वो पूछ सकता है कि भाई हार्वेस्टिंग के लिए रोबोट कैसे काम कर सकते हैं, तो आप बताओगे कि भाई वो बेटर टाइम, एक्यूरेट टाइम सेंसर की वजह से आइडिया कर सकता है। वो पूछ सकता है कि भाई वीड मैनेजमेंट क्या होगा, जो वीड है उसको हटा देगा, उसको ये बट तो बेसिकली वीड के अंदर भी हमारे पास अलग अलग होते हैं ना कि किस तरह वो सारा के साथ। तो ये सारी चीजें जो है, अब इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। डिलीवरी ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ये वही चीज, बिल्कुल वही वाली चीज आ गई। मेडिसिन के अंदर रोबोट कैन यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स। आजकल जो सर्जन होते हैं उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड से टूल्स होते हैं,
जिनको वो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक सर्जन बड़ी प्रिसाइजली कट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो सर्जरी के अंदर आपने बॉडी को कट करना होता है और उसके अंदर इंसान से गलती हो सकती है, ज्यादा कट जाए, ज्यादा सीधे मसले हो सकते हैं। हाँ तो है ना, भाई सर्जन मारते हैं ना, कितने मारते हैं? सर्जरी के दौरान अगर मशीन खराब हो गई और ज्यादा ठीक, कितने परसेंट चांस है? अगर एक अच्छी कंपनी की मशीन है, हम देखो ह्यूमन एरर हम बात करते हैं परसेंटेज, दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद है। मतलब किसका ज्यादा चांस है? मशीन का अगर आपने मेंटेन किया हुआ है और उसको टेस्ट किया हुआ तो चांसेस कम है, हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली हम जाते हैं परसेंटेज पे कि भाई उसका 2% चांस है, उसके शायद 8% चांस है, तो हम 2% वाले पे जाएंगे। रोबोट्स नहीं, रोबोट्स में अगर देखो हैकिंग कब होगी, जब रोबोट को अगर आपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट, अगर आपने कोई कनेक्टिविटी नहीं दी हुई, वो खुद से जा तो नहीं है कोई भी उसको कनेक्ट, कैसे आएगा? जब तक आप कोई खुद से डिवाइस, एक दफा रोबोट मैंने सही सा प्रोग्राम कर लिया और उसके अंदर मैंने अपने पास कंट्रोल रखा हुआ है कनेक्टिविटी, तो वो तो कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। अगेन मैं फिर बात कर रहा हूँ, वी टॉक अबाउट परसेंटेज। इंटरनेट से अगर कनेक्ट है तो फिर आप पूरा एक्सेस दे रहे हो ना। इंटरनेट से कनेक्टिविटी का मतलब है कि जब आप जा सकते हो तो कोई दूसरा भी आ सकता है। एक मकान है जिसके अंदर आपने बना दिया, उसके अंदर कोई दरवाजा ही नहीं रखा, राइट? लेकिन अगर आपने दरवाजा रखा, अगर आपने कोई दरवाजा, वो आप बोलो दरवाजा वो अलग चीज, अगर आपने दरवाजा रखा तो कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हो तो कोई भी आ सकता है, राइट? ओके, मेडिसिन में हम क्या बात कर रहे थे? They can be also used to monitor vital life data in research and development such as tissue engineering in the replacement of them such as bionic, telecommunic, prosthetics and simulate certain medical environment and task for training purpose. ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेना देखो ना अक्सर होता है, अनट्रेन बंदा आ जाए उसको वेरी नहीं मिल रही होती है यहाँ पे, और बड़ा खतरनाक होता है। अगर ये बैक प्रेशर मार दे आपका जो है वो काफी नुकसान कर सकता है अपनी बॉडी को। अगर ये जो छोटी सी चीज है ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आपको वेन लेना गलत ले लिया होता है या एयर प्रेशर जाता है, वो एयर प्रेशर हार्ट तक जाता है। ओके जी, advantages surgery can take less time which improves the chances of recovery for the patient. This technology is expensive and has to be tested extensively in research. Obviously वही वाली बात है, एक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा केयरफुली हमें उसको यूज करना है, हम बंदों पे यूज करें। डोमेस्टिक इनिशियली तो एक्सपेंसिव होता है ना, डोमेस्टिक ट्रेडिशनल हाउस अप्लाई लाइक वैक्यूम क्लीनर एंड लॉन मूवेबल आर्ट बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोटिक वर्जन, ये सारी चीजें होती हैं, चीजें वही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। एंटरटेनमेंट वगैरह मैं आगे चल रहा हूँ। ये अच्छा भाई, robots can collect data from their surrounding by using sensors. Good. The data is then sent to microprocessor. ये ऑन क्यों नहीं है भाई? एक मिनट। यार नहीं किया करो तुम लोग यार, इसको बुलाओ जाकर, कोई चार्जर नहीं होगा आया भाई। हो गया बुला लो उसको, बुला लो। आ जाओ बेटा भाई, भाई कौन किया कौन? हो गया आगे जी। Is then sent to microprocessor to allow report move build up image of its environment. Robot can perform various tasks by using different what? Controllers. The brain of the robot is often called a which contains dash to allow. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एंड इफेक्टर्स होते हैं जो जिनको मल्टीपल एक्चुएटर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरर भी बोल रहे होते हैं, ठीक है?
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये नॉर्मली ये खुद ही बनाई गई है। सर ऐसा सवाल आता है हमारे ब्लैंक्स तो आती है ना, ये नहीं होता ना। तो बेटा ये तो नहीं होगी, ये तो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, लेकिन वो इस तरह की ब्लैंक्स वो इसी तरह पूछता है, तो ये भी होते हैं ऑप्शन। सर इसमें जो एंड फैक्टर्स हैं और एक्चुएटर्स हैं, दोनों का काम सेम नहीं है। एक्चुएटर देखो, मैं यहाँ से वहां तक, ये एक्चुएटर है, ये एंड इफेक्टर तो ये थी ना, फिंगर्स थी भी, हाँ, सही 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 बल्ब एंड इफेक्टर है। एक्चुएटर वो बक्सोई से जो कि बल्ब को ऑन ऑफ कर रहा है। सही। समझ में आया क्या चीज? माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली प्रोसेस कर रहा है, कंट्रोलर उनको एक्शन को परफॉर्म करवा, ठीक है, जैसे कंट्रोल यूनिट होता है ना, कंट्रोल यूनिट होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट इज द एआई? एआई इज अ साइंस वेयर मशीन हैज द एबिलिटी टू थिंक और गिव सजेशन, लेकिन थिंक और गिव सजेशन। A branch of computer science deals with the simulation of intelligent human behavior by a computer. What is intelligence? छोड़ दो, ये वही वाला काम है। हम ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, एआई रीजनिंग वगैरह, ठीक है। ओके जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टू ब्रांचेस। लाइट्स ऑफ कर दो अगर नजर नहीं आ रहा तो। कौन कौन सी? एक्सपर्ट सिस्टम एंड मशीन लर्निंग। एक्सपर्ट सिस्टम याद रखिएगा, दे आर यूज्ड टू गिव यू सजेशन, एंड दे एक्सपर्ट सिस्टम सिर्फ उन्हीं एक्सपर्ट, एक बंदा के जो, जब हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है वो ज्यादा अच्छी एडवाइस देगा, जो कम पढ़ा लिखा बंदा है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, पढ़ा लिखा जो ज्यादा स्कूल नहीं होता, मतलब वो लोग अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो सिमिलरली एक एक्सपर्ट सिस्टम जिसका डेटाबेस स्ट्रॉन्ग है, हम करते क्या एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर, उसकी हम नॉलेज बेस बनाते हैं। और नॉलेज बेस कैसे बनती है भाई? नॉलेज बेस में हम डिजिटल बुक्स, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, ये सब उसके अंदर हम फीड कर देते हैं। नॉलेज तो बहुत सारी होती है ना एक बंदे के पास, लेकिन नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका होता है, रूल्स होते हैं। डॉक्टर के पास नॉलेज है, उसको पता है कि फीवर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। फीवर तो एक इंडिकेटर है इटसेल्फ, फीवर कोई बीमारी नहीं होती, फीवर किसी इन्फेक्शन या किसी, अब अगर फीवर के साथ कुछ और सिम्टम्स है, उसने रूल बनाया हुआ है, फीवर है यस, गला खराब है यस, फ्लू हो रहा है नहीं, अब उसने इन सबको टिक करके देन ही कम अप विद अ सॉल्यूशन कि भाई ये है, राइट। सिमिलरली अगर आप जाते हैं किसी लॉयर के पास और लॉयर से आपको अलग अलग, यार बेटा अनीश बात करो, मोबाइल नहीं यूज कर, मैंने बोला था ना मना कर दे, एग्जाम तक नहीं भागे, कोई नहीं भागेगा, मना किया था ना, नहीं तो नहीं भागा, इतना भरोसा रखा अपने भाई, पढ़ लिया, रिजल्ट बुरा है तो सबसे पहले भाग ले। ओके ओके जी, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? एक्सपर्ट सिस्टम का वो एरिया जहां पे हम डेटाबेस इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम कहते हैं नॉलेज बेस, क्या कहते हैं? और वो एरिया जहां पे हम ये एक मैकेनिज्म बताते हैं कि इन क्वेश्चन का आंसर यस नो है तो ये, उसको हम रूल बेस कहते हैं। और जो एरिया जो ब्रेन की तरह काम करता है उसको हम इन्फेरेंस इंजन बोलते हैं। इन्फेरेंस इंजन रूल बेस और नॉलेज बेस को मिला के एक कंक्लूजन पे आता है, जो कि एक और मैं उसका नाम भूल गया, दूसरा अभी हम देखते हैं, वो उस कंपोनेंट के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। इन सब के साथ साथ ऑब्वियसली एक्सपर्ट सिस्टम नीड्स एन इंटरफेस, इंटरफेस जहां पे वो यूजर से क्या करे, क्वेश्चन कर सके, और जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा जो आंसर, जो क्वेश्चन होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। डॉक्टर आएगा, बुखार है, ठीक है जी, क्या किया, कब से है, ये दिन का, क्या खाया, तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, the question is always in a pattern that the previous question is depending on the, sorry, the next question is depending on the answer of the previous question, right? नहीं, डेटाबेस ही होगा उसके, वेब ब्राउज़र डेटाबेस होगा, and a computer system that mimics the decision making ability of human, it simulates the judgment using knowledge
and experience and a behavior of human organization that has expert system. C अलग अलग से. अब हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? यूजर इंटरफेस, हाउ यूजर कम्युनिकेट, इंटरेक्ट विद द एक्सपर्ट सिस्टम. हाँ, चैटबॉट वाली चीज बिल्कुल. ओए, what is the knowledge base? Store all the knowledge about an area of expertise obtained from a number of expert system. A set of inference rule used by inference engine to draw conclusion. मैंने पहले बताया रूल्स नॉलेज को अप्लाई करने के रूल है. बहुत सारे फीवर के बहुत सारे सिम्टम्स है. मैं क्वेश्चंस करूंगा, उनके यस नो के आंसर तो दूंगा. देन आई विल कम कि तो यहाँ पे यस नो के अप्लाई एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारा नॉलेज. Then we have inference engine searches the knowledge base for the information that matches the query, make use of inference rule in the rule base, produce possible solution to a problem. And then our last one था explanation system. ये मेरे दिमाग से निकल गया था. Explanation system types of conclusion get suggested extent to take accuracy of its prediction. ऐसा सवाल पूछ लो जो उसके डेटाबेस में. तो इसमें इसीलिए फिर हम मशीन लर्निंग पे जाते हैं. एक्सपर्ट सिस्टम में अगर कोई ऐसी चीज पूछो जो उसके डेटाबेस में नहीं है, तो उसकी या तो जो दे भी देगा तो उसकी एक्यूरेसी बता देगा कि भाई ये बहुत गड़बड़ है, मैंने बस तुक्का मार दिया. एक्यूरेसी रेट इज टेलिंग यू कि यार ये आंसर 20% चांसेस है कि सही है. समझ में आया? सर इसमें जो आपने यूजर इंटरफेस पे कोई सवाल किया वो अपनी नॉलेज बेस पे चेक करेगा, फिर उसके बाद रूल अप्लाई करके इन्फ्रेंस बनाएगा. रूल देखो नॉलेज में करेगा, उसके बाद इन्फ्रेंस की बात है वो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएगा ना उसके बाद कि भाई फीवर है. अब फीवर के साथ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या आना चाहिए, फिर वो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेगा. उस नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बेस पे यस नो की बेस पे फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा. ये सब क्वेश्चन सिस्टम जनरेट किया. इन्फ्रेंस प्रोपेगेटिंग कोई कंक्लूजन इन्फ्रेंस इंजन जनरेट कर रहा है ना, क्वेश्चन मार रूल बेस के अंदर. ठीक है जी. तो मेडिकल डायग्नोस्टिक में यूज होगा वही सारी रूट शेड्यूलिंग के अंदर. रूट शेड्यूलिंग में क्या होता है? सजेस्ट द बेस्ट रूट बिटवीन द नंबर ऑफ रूट्स. अब बहुत सारे रूट्स अवेलेबल. रूल क्या कहता है? जिस रूट पे सबसे कम ट्रैफिक होगा वो बताऊंगा. या उसने बोला कि मुझे वो रूट बताओ जहां मुझे पेट्रोल पंप मिल जाए. अब रूल क्या हो गया? रूट तो बहुत सारे हैं. रूल बेस में उठाएगा कि पेट्रोल पंप हो. अगर आपने कहा कि भाई पीएसओ का पेट्रोल पंप चाहिए, कार्ड है मेरे पास पीएसओ का. अगेन रूल चेंज होते जा रहे हैं. अगला समझ में आ रही थी? तो उन्हीं दोनों के बेसिस पे करके वो क्या करेगा. ठीक है जी. तो बेसिकली माइनर प्रोसेसिंग ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है. इनफैक्ट आपने अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हो तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि आपको बता देते हैं कि आपके पॉइंट्स इतने हैं कि नहीं. वो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन और क्वेश्चन करता जाता है, आप उसका आंसर दे जाते हो और एंड में वो आपको बता देता है कि वेदर यू हैव दैट मच पॉइंट टू अप्लाई और नॉट. सही है. लेकिन याद रखिएगा एक्सपर्ट सिस्टम अपनी नॉलेज बेस से ज्यादा आगे नहीं जाता. वो खुद से कुछ लर्न नहीं कर रहा. लास्ट पॉइंट पढ़ लो डिसएडवांटेज पे जो मैं बोल रहा था. ये दे डोंट लर्न फ्रॉम देम. ह्यूमन लॉजिक को कभी मैच नहीं कर सकते. एक्सपर्ट सिस्टम नहीं करता, मशीन लर्निंग कर ली. नेक्स्ट आ गए मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग की सिंपल डेफिनेशन है दैट अ मशीन और प्रोग्राम डू व्हाट इट हैज नॉट बीन प्रोग्राम्ड टू. अपनी गलतियों से सीखना. दैट्स व्हाट वी डू. फर्क सिर्फ ये है कि मुझे शायद चीजें सीखने में 10-15 साल लग सकते हैं. मशीन कैन डू इट इन अ मंथ. मंथ नहीं. देखो ना चैट जीपीटी क्या था, शुरू में उन्होंने फ्री दिया. बेटा वाला से 3.5 फ्री है ना. अभी भी 4 करो. 4 के तुम आंसर कभी चेक कर लो. अभी मेरे पास आईडी नहीं, मैं दिखाऊंगा मैंने यूज किया. 4 के तुम आंसर देख लो वो कितने % एक्यूरेसी में चला गया. क्या किया उसने? उसने पहले आपसे क्वेश्चंस किए, आपको फ्री में आंसर दिए और उस आंसर की रेटिंग के हिसाब से उसने देखा कि वो सही आंसर दे रहा है या गलत दे रहा है. और फिर अपनी चीज को और फर्दर एल्गोरिथम को और डिफाइन करते करते they come up something that they can sell now. Data science. That is called machine learning. So what is machine learning?
This is the science of training computer with sample data so that they can go on and make prediction about new unseen data without the need of specially program them for the simulator. Algorithms are trained and learned from their past experience and examples. They don't need to be specially programmed. They can make prediction about new unseen data. अब आ जाओ स्पैम फिल्टर पे, बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है स्पैम फिल्टर। सबसे पहले वो क्या करेगा, ये जो है और इस वगैरह इन सबको हटाएगा, फिर वो कीवर्ड उठाता है, लॉटरी, फ्रॉड, लॉटरी का आ गया, पैसों का आ गया, उसके कीवर्ड है। स्पैम फिल्टर एक तरह का एआई सिस्टम है जो कि ऐसी ईमेल जो कि स्पैम होती है उनको डायरेक्टली स्पैम मूव करते हैं। अब मैंने तो कोई रूल नहीं बनाया ना, मैंने तो नहीं कहा कि इस पर्टिकुलर ईमेल वाले को स्पैम में डालो, खुद से कर रहा है। तो और वो क्या, अच्छा जब आप स्पैम में जाके देखो, हम कहते हैं नहीं कहते स्पैम में तो नहीं चलेगी गलती, क्योंकि वो गलती कर सकता है और वहां पे लिखा होगा दिस इज नॉट अ स्पैम, क्लिक आप करोगे वो चली जाएगी। वो लर्न करेगा कि उसने कौन सा कीवर्ड मिस किया जिसकी वजह से ये मेल स्पैम में चलेगी, और नेक्स्ट टाइम वो ये गलती नहीं करेगी। AI example, spam filter is an example. How do we need? So basically क्या हो रहा है यहाँ पे, a machine learning algorithm collected about email carries out cleaning process to remove the word the and they. Then obviously it look at the, अब यहाँ पे इसने क्या कहा, congratulations $1-2 million, अब तो सब बढ़ा दिया, you have वगैरह सब कॉमन वर्ड हटा दी। अब उसने कीवर्ड देखना शुरू किए, उसने कहा कोई नेशनल लॉटरी एक कीवर्ड हो सकता है क्योंकि लॉटरी अक्सर स्पैमिंग में आ रहा होगा। फिर उसने देखा रिडीम प्राइस, इस तरह के वर्ड देखा, ये कीवर्ड्स हैं और ये क्या हो सकते हैं, स्पैम ईमेल हो सकती है। अब अगर इसने इसको नहीं डाल दिया, स्पैम में डाल दिया या स्पैम में नहीं डाल, तो दोनों सूरतों में वो अपने एल्गोरिथम में अपने कीवर्ड की डिक्शनरी में और चीजें ऐड करेगा ताकि उसको पता लग जाए कि क्या था। इसको हम क्या बोलते हैं, एआई। A machine learning algorithm collected about carrying out cleaning process to remove stop word, okay, तो ये सारी चीजें आती चली जाएगी। ऑटो टेक्स्ट, ये फेसबुक का एक ऑप्शन था जो कि हमें हटाना पड़ गया इनको। ऑटो टेक्स्ट में क्या करता था, वो पिक्चर के फीचर लेता था, फीचर मैच करने के बाद वो पूरी अपने फेसबुक की पिक्चर प्रोफाइल में चेक करता था ये पिक्चर किसकी, और बोलता था यार ये नेम इसका आ गया। लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी, केस हुआ, उनको ऑटो टेक का ऑप्शन हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। The main difference is that expert system are rule based and system in modern machine learning are based on a statistical model of data, that is an expert system uses if then statement when doing inference by the ML project, machine learning project, the input to some model basically. यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम एक क्लासिकल एग्जांपल है एक बहुत बड़ी इफ देन एल्स की कमांड की, इफ दिस देन दिस ये का, जबकि यहाँ पे कोई इनपुट डेटा को एनालाइज कर रहा होता है। चैप्टर खत्म, चैप्टर 6 छोटा है, ठीक है, वी लर्न चैप्टर 6, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। वॉल्यूम में जरूर चैप्टर 3 का वॉल्यूम में आता है, वो आपने कराया क्लास अभी से कह रहा सर ये सिस्टम करा दी, नहीं कर रहे ना, इमीडिएट सिस्टम बोलेगा इमीडिएटली दूसरी चीज है ना, तो इमीडिएट सिस्टम हो सकता है कि और टाइम 15 वैसे वॉल्यूम की वीडियो भी पड़ी हुई है यार, वो तो बहुत ज्यादा आता है बेटा, लक्ष्य नहीं है तो बहुत आता है। वॉल्यूम उसका फेवरेट है भाई। अच्छा वॉल्यूम तो सही पढ़ा। We have only left chapter 3 or 4. Chapter 3 लंबा है, उसमें भी 20 तक आ सकता है, ए मुश्किल है, बिल्कुल नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत आता हो तो कर सकता है। देखो उन्होंने ना बड़ी क्लियर बात की थी जब हम लोग वर्कशॉप पे गए थे कि पेपर हम इस तरह डिजाइन, चीजें हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि those who are not good in programming they will not receive it,
वो क्लियर उसने बोला कि हमारा अब जो टास्क है वो यही है, वी आर गोइंग टू मेक पेपर इन अ वे दोज हु आर नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग माइट नॉट गेट गुड ग्रेड्स। गुड ग्रेड A स्टार और यही होता है। वो तो आपकी वर्कशॉप हो गई है। हाँ P2 की हम, अच्छा मुझे ये बताओ P2 हम 16 से स्टार्ट करें या 17 से स्टार्ट करें? नहीं पेपर को तो मैं कहता तो 19 को ना 19 की मैं सुबह में वर्कशॉप रखूंगा, तुम लोगों को टाइम दे दूंगा, लेकिन पेपर 2 में ना आखिरी दिन भी बैठेंगे। पेपर 2 के कॉन्सेप्ट्स है यार। पेपर 1 में इसमें मैं ट्यूसडे को अगर जैसे वो चीज है इसका इतना मसला नहीं होता, मसला असल चीज होता है पेपर 2 का। सर पेपर 2 में तो ऐसा है कि 16 को हमारा पेपर होगा इसका फिजिक्स की कोर्स, फिर 16 17 18 19 हम 4 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, 20 को पेपर है। यार 16 वाली क्लास ना असल में 17 को A लेवल का P2 है, वो भी उसी तरह डरे हुए होते जैसा तुम लोग डरे हुए होते। तो प्रॉपर्ली अगर मैं रखूंगा भी तो छोटी क्लास रखूंगा 1-1.5 घंटे की, लेकिन A लेवल वालों को मैं ज्यादा टाइम देने वाला हूँ। 17 से फिर जो है वो फिर मेरा और कोई AS खत्म हो जाएगा, A2 वैसे 21 और 23 को है, IB ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ICD भी खत्म हो चुका है। तो आई डोंट हैव लाइक 3-4 दिन है। और अच्छी बात ये है कि 18 सैटरडे को हम जल्दी भी आ सकते हैं, लाइक वी कैन हैव अ क्लास अर्ली और उसको फिर हम नहीं सैटरडे को मैं मना रहा हूं। कहाँ से 4 बजे तेरे कौन सी घड़ी मांगे? पता नहीं कितने अरसे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, कितनी लंबी वर्कशॉप ले रहे हो, लेकिन कुछ नहीं किया होता फिजिक्स। अभी तो सर मैंने सिर्फ क्लास पेपर करके जा रहा हूं, आज रियलाइज करना काट के इसको लेके आओ। यही तेरे पास 17 को रखना है, पूरा फोल्डर का 1 घंटे के रखेंगे। ओके जी, सर 17 नहीं okay ji, what is embedded system? There are type of computer system that carry out rather more specific task and job. With an embedded system or device would use a small built-in computer to carry out its function in a more effective way. In other words, it is a combination of hardware software which is designed. सिंपल की चीज याद रख लो, embedded system single task होते हैं, multitask नहीं। They have a microprocessor, they have RAM, everything, but they are single task. माइक्रोवेव है, कुकिंग से रिलेटेड काम करेगा। वॉशिंग मशीन है, क्लोथ वॉशिंग के अलावा कोई काम नहीं कर। वेंडिंग मशीन है, वही चीज जो, ये सारे क्लासिकल एग्जांपल है एम्बेडेड सिस्टम। इंटरफेस भी होता है, माइक्रोप्रोसेसर भी है, ठीक है। और मोस्टली टाइम इनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये डायरेक्टली रॉम के साथ ऑप्शन के साथ चेक कर, ठीक है। सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर, यूजर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द बेड सम ऑफ फॉर्म ऑफ आउटपुट। इसको हम रोबोट क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, वो तो खुद से मूव करता था ना, कॉब्स व्हील वगैरह, इसीलिए हम इसको रोबोट नहीं बोल रहे होते। डू दे हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रक्चर हमेशा वो होता है जो मूव करता है। इनपुट टू दिस सिस्टम कम फ्रॉम द कीपैड। अब आउटपुट क्या हो जाएगा? प्रेस करोगे। सारे जितने सिस्टम है इस तरह वाले, उनको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। सिंगल टास्क होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है भाई? अपग्रेड आसानी से नहीं होते, हमें नया ही मॉडल खरीदना पड़ता है। एसी का नया कोई फीचर है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसकी, जैसे हम लैपटॉप के अंदर कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी रैम भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसका माइक्रो प्रोसेसर अगर मेरे बोर्ड के अंदर जो है वो एक्सटेंशन की अलाउ तो कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम समझ में एम्बेडेड सिस्टम है ना। नया एसी का, इसके अंदर में वाईफाई की कनेक्टिविटी वाला आया तो मुझे पूरा मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट अपग्रेडेबल और इजीली अपग्रेडेबल। कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाती है। गाड़ियां भी जो, गाड़ी में भी चीजें हो जाती है, कुछ हो जाती है, कुछ नहीं होता प्रोग्राम में। ठीक है जी, इज इट क्लियर? जवाब कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अब हम देख लेते हैं सेंसर। सेंसर यार बहुत सारे हैं, और सेंसर ना प्लीज इसको अच्छी तरह देख लेना। ये रखने वाली चीज है, मैं क्या कह सकता हूँ। चैप्टर 3 में रखता है, सेंसर भी रखता है, चैप्टर 4 आपको तुम्हारे हो गए सारे काम।
वन चैप्टर हो गया, 3 4 पहले भी करवा दिया था ना मैंने, तो 5 6 करवा दिया। सॉरी यार, रखने का मेरा तो मूड है, तुम लोग बताओ, नहीं तो मैं ऑनलाइन कर लूँ। अगर ट्यूसडे को रखनी है क्लास, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, वाइस हाँ रख लेते, आ जाओ। ट्यूसडे वाली क्लास हो सकता है एनटीआई में हो, ठीक है, इसको मैसेज नहीं करने पड़ेगा, मुझे लग रहा है ना भाई। ये तो छोड़े सर, अब टाइम हो गया। सेंसर आसान से आते हैं। सेंसर्स के नाम देख लो, तो हमें लिख लो यार, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, चले जी निकले बेटा। तुम दोनों का क्या लड़कों, तुम लोग इधर आओ, हमारी वीडियो देखिए। ओके क्लास, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये बताओ कि तुम लोगों की तैयारी का क्या है? देखो इसके अंदर ना बहुत कुछ याद करने वाली चीज है, समझ बात है। कल वर्कशॉप में आने का मेन मकसद हमारा ये था कि जो है ना, सारा वर्कशॉप यही होता है, मोबाइल में ही होता है ना। हाँ